पार्लियामेंट का ये पार्ट 2 है, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए चैप्टर, इसलिए जो है वो दो पार्ट में जो डिवाइड कर दिए हैं। 4 पेज में, 2 पेज में पार्ट 1 पढ़े, 2 पेज में पार्ट 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी कहानी को, ठीक है। तो पार्लियामेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज जो दिया हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ कि आप हाउस में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स परमिट देयर मदर लैंग्वेज ऑल्सो। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आप इजाज़त लेके कि अपने मदर लैंग्वेज में भी भाषण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहानी है लेमडक की। तो लेमडक की क्या कहानी है भैया? लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा, आफ्टर ए न्यू लोकसभा इलेक्टेड दोज मेंबर हु कुड नॉट री इलेक्टेड टू द न्यूली लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक। मतलब कि न्यू लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उसमें जो पहले एमपी था, अब वो एमपी नहीं बन पाया, उनको कहा जाता था भैया, उनको कहते हैं लेम डक, उन्हीं को कहते हैं लेम डक। और जिनके लिए रखा जाता है लेम डक सेशन, यानी कि लास्ट वाले सेशन में उनको जो इनवाइट किया जाता है। लेकिन अब तो भैया न्यूली जो लोकसभा उसमें तो आप इलेक्ट हुए नहीं, इसलिए आपको कहलाया, क्या कहलाएं आप? लेम डक कहलाएं। और उस सेशन का नाम क्या रख दिया गया? लेम डक सेशन। वो सारे एमपी जो पहले एमपी थे, ठीक है, लेकिन न्यूली इलेक्टेड, जब न्यू इलेक्शन जब होता है लोकसभा के लिए, तो उसमें वो एमपी बनकर नहीं आता बंदा, तो उनको कहा जाता है लेम डक। और जब उस सेशन को क्या कहेंगे? लेम डक सेशन। लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा इलेक्टेड दोज मेंबर हु कुड नॉट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल, कुछ खास है नहीं, ठीक है। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट देखते हैं। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्या कहानी है? सबसे पहला क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। जैसे ही फर्स्ट आवर, जैसे पार्लियामेंट बैठा तो पहला घंटा जो है उसमें सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, ठीक है, उसी को कहा गया क्वेश्चन आवर। सिंपल है। अब क्वेश्चन आवर जो है कितने तरह क्वेश्चन होता है वो देख लेते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए ऐसे भी जनरली। पहला जो है वो स्टार्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है कि रिक्वायर्ड एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये बात आपको याद रखना, ओरल कर लो, यहाँ पे एल कर लो। रिक्वायर्ड एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चन ओरल पूछा जा रहा है तो आंसर ओरल मिलेगा, और जब आंसर ओरल मिलेगा तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये स्टार्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रीन लिफाफा में होता है बेसिकली। आगे चलते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस वाइट कलर में होता है, रिटेन आंसर एंड हेंस नोट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, जब आंसर हम मांगेंगे रिटेन तो उसमें हम क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे? कुछ कोई इजाज़त ही नहीं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का। तो स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिटेन मांगा जाता है, यहाँ पे ओरल आंसर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, पिंक में होता है। इसमें क्या कहानी है? आस्क्ड बाई गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, ठीक है, आंसर ओरली। तो अगर 10 दिन पहले नोटिस देकर हम पूछते हैं तो वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आस्क्ड बाई गिविंग ए नोटिस लेस देन 10 डेज, आंसर ओरली। 0 आवर क्या होता है? स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। यहाँ से शुरू हुआ क्वेश्चन आवर, खत्म हुआ, अब तुरंत इमीडिएटली इसका क्या शुरू हो जाएगा? 0 आवर, ठीक है। उसके बाद मेन मुद्दा जो है वो चलेगा, यानी कि मेन मुद्दा जो है और ये क्वेश्चन आवर, इसके बीच का जो, ठीक है, जो टाइम है उसको क्या कहा गया? 0 आवर कहा गया। देखते हैं क्या कहानी। स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अप टू द एजेंडा, यानी जो मुद्दा है हमारा वहाँ तक जो है लास्ट करेगा। ये हमारा मुद्दा था और ये हमारा था क्वेश्चन आवर, इसका बीच का जो टाइम है वो 0 आवर में जाएगा, ठीक है। ऑफ द डे इज़ टेकन अप, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आवर यहाँ हो गया, एजेंडा यहाँ हो गया, बीच वाला सारा टाइम 0 आवर में, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ खास है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा? स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल आंसर मांगेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। एंड स्टार्ट क्वेश्चन में क्या? रिटन आंसर मांगेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्यों पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होगा कि भैया 10 दिन के अंदर में जो हम नोटिस देंगे और वहाँ से आंसर मांगेंगे ओरली। 0 आवर में क्या होगा? 0 आवर में ये होगा कि यहाँ पे था क्वेश्चन आवर, ठीक है, और यहाँ पर आज का मुद्दा हम लोग को डिस्कस करना, बीच वाला जो टाइम है वो 0 आवर में चला गया,
ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज कॉल्ड द जीरो आवर। बार बार एक ही बात है। मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव राइट टू स्पीक टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पहले भी इस चीज़ों को देख चुके हम लोग कि मिनिस्टर हो या अटॉर्नी जनरल हो, वो किसी भी हाउस में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। वोट सिर्फ वही हाउस में वो करेंगे जहाँ के वो मेंबर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहानी है? मोशंस की कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक मोशंस को हम लोग सलीके से पढ़ेंगे, एकदम यहीं पे समझ लेंगे, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ए मोशन इज़ पास्ड फॉर द जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस। जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो मोशन को लाया जाता है, ऐसे भी कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी काम करना हो ना, तो मोशन के बगैर काम ही नहीं होना है। ठीक है, जनरली डिस्कशन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सिलरी मोशन पास करना पड़ेगा। सही है, आगे चलते हैं। सबसे पहला जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं वो है सब्सटेंटिव मोशन। ये सब्सटेंटिव मोशन क्या है भैया? सब्सटेंटिव मोशन का अब ये समझ लो कि ये ओरिजिनल मोशन है, सेल्फ कंटेंड मोशन। सेल्फ कंटेंड मोशन, ठीक है, जब इम्पोर्टेंट मैटर पे ठीक है बात करनी हो तो क्या हम लोग लाएंगे? सब्सटेंटिव मोशन लाएंगे। अब इम्पोर्टेंट मैटर क्या क्या हो सकता है? जैसे कि सीईसी को रिमूव करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो, इम्पीच करना हो प्रेसिडेंट को, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। अब इसको अगर लाना है तो हम लोग क्या पास करना पड़ेगा? सब्सटेंटिव मोशन पास करना पड़ेगा, तभी जो है इन लोगों के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस चला सकते हैं, रिमूवल प्रोसेस सीईसी का चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको सब्सटेंटिव मोशन लाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ कंटेंड मोशन ओरिजिनल मोशन है ये, रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सीईसी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। डायरेक्ट आप इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चलाइएगा, आपको पहले सब्सटेंटिव मोशन लाना पड़ेगा। मतलब मोशन पास हो जाएगा, उसके बाद जो है हम चलाएंगे क्या? इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का या सीईसी का या जो भी इम्पोर्टेंट मैटर हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक है सब्सटीट्यूट मोशन। ठीक है, सब्सटीट्यूट मोशन क्या होता है? यूज टू सुपरसीड ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन को ही सुपरसीड कर देगा ये। एंड प्रोपोजेज एन अल्टरनेटिव मोशन, इट सुपरसीड द ओरिजिनल मोशन। एक ओरिजिनल मोशन है और भैया प्रपोज कर लेगा कि देखिए सर ये इंपॉर्टेंट अभी ज़्यादा नहीं है, आप इसको पहले डिस्कस कर लीजिए और इसको सुपरसीड कर लीजिए, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको हटाइए यहाँ से, ख़त्म कीजिए और ये वाला यहाँ लेकर आइए। ठीक है, और इस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। इस मोशन पे ओरिजिनल मोशन को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसकी कहानी को अब डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, जो न्यू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करते हैं। सही है, इसको क्या कहा गया भैया? सब्स्टिट्यूट मोशन कहा गया। सब्सिडियरी मोशन क्या है? इसका कुछ अपने आप में मीनिंग नहीं होता। एक ओरिजिनल मोशन है यहाँ पे, ठीक है, एक सब्सिडियरी मोशन लेकर आए। अब कुछ भी इसको डिफाइन करना हो तो ओरिजिनल मोशन के थ्रू ही करेंगे, इसी से रेफरेंस ले लेके करेंगे। ठीक है, इसको कहा गया सब्सिडियरी मोशन। इट हैज़ नो मीनिंग, इट डिस्क्राइब ओनली विद रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन को रेफरेंस देके ही हम इसको डिस्क्राइब करेंगे सब्सिडियरी मोशन को। देखते हैं पहला क्या? एंसिलियरी मोशन। अब एंसिलियरी मोशन क्या? रेगुलर प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो चलता है, बगैर मोशन के कुछ काम ही नहीं होना है। अगर रेगुलर प्रोसीडिंग भी करना है तो पहले एंसिलियरी मोशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद है सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग मोशन क्या है? मूव्ड इन द कोर्स ऑफ द डिबेट। कोई चीज़ का डिबेट चल रहा है, मान लीजिए कि चल रहा है कि बांग्लादेश वाले सब भैया इंडिया में आ गए हैं, इनका माइग्रेशन है, क्या कहानी, उस पर डिबेट चल रहा है, तो कहा रुकिए सर, डिबेट के बीच में ही हम रोहिंग्या मुस्लिम के लिए पहले बात कर लेते हैं, तो इसको ये क्या कर देगा? सुपरसीड कर देगा मोशन को। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि मूव्ड इन द कोर्स ऑफ द डिबेट, ठीक है, ऑन अनदर इशू एंड सुपरसीड दैट इशू। उस इशू को क्या कर देगा? सुपरसीड कर देगा। अमेंडमेंट की क्या कहानी है? नाम से ही क्लियर है, एक ओरिजिनल मोशन है, एक ओरिजिनल मोशन है। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजमेंट लाना है, कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट मोशन को पास करना पड़ेगा, तभी जो है ओरिजिनल मोशन में आप कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई या सब्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। किसी ओरिजिनल मोशन में कुछ चेंजमेंट लाना है तो आपको अमेंडमेंट मोशन को पास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये इंटरेस्टिंग मोशन जो है वो है क्लोजर मोशन का पार्ट्स, ठीक है। कौन कितने सारे पार्ट्स है भैया, सिंपल क्लोजर और क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू और एक है गिलोटिन। देखते हैं क्लोजर मोशन क्या होता है। क्लोजर मोशन देखो नाम से क्लियर है। अब बहुत हुआ डिस्कशन, अब पुट टू वोट डालते हैं, ठीक है। टू मच डिबेट, नॉट टाइम फॉर वोटिंग। कोई भी रेजोल्यूशन हो, कोई भी बिल हो, सर बहुत डिस्कस हो गया, अब वोट के लिए आप रखिए, ठीक है। आप कितना डिस्कस कीजिएगा। ये हो गया क्लोजर का कॉन्सेप्ट। अब एक एक अलग अलग इसका जो है टाइप से पार्ट है, देखते हैं वो क्या है। पहला है सिंपल क्लोजर, ठीक है। सिंपल क्लोजर का क्या कहानी है, पहला टाइप क्या है, सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में डिस्कस सफिशिएंटली, नाउ पुट टू वोट, ठीक है। वोटिंग के लिए आप रखिए, यानी कि जितना डिस्कस करना था ना सर, सफिशिएंटली डिस्कशन हो गया बिल के लिए। अब वोट करने के लिए आप रखिए, वोटिंग होगा। आप इसको कहा गया सिंपल क्लोजर। उसके बाद क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो कोई बिल या रेजोल्यूशन है, ठीक है, अभी पेज में होगा क्या कहानी, कहानी ये होगा कि भैया इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उठा लिया, इसको डिस्कस कर लिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये लेंदी पार्ट था, इसको डिस्कस कर लिए। यहाँ पे ये कुछ लेंदी पार्ट था, इसको डिस्कस कर लिए। यहाँ पे ये कुछ लेंदी पार्ट था, इसको डिस्कस कर लिए। यहाँ पे भी कुछ लेंदी पार्ट था, इसको डिस्कस कर लिए। तो जो लेंदी वाला पार्ट है उसको सबको डिस्कस कर लिए, ठीक है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो हम पूरे पे वोट देंगे, ठीक है, पूरे पे वोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पास हो जाएगा। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, बिल या रेजोल्यूशन को लेंदी वाले पार्ट को ग्रुप टुगेदर और उसी पे डिस्कशन होगा, बट पुट ऑन वोट ऑन इंटायर पार्ट, लेकिन पूरे पार्ट पे हम लोग वोट करेंगे, सही है। लेंदी वाले पार्ट पे डिस्कशन होगा, लेकिन वोट करने की जब बारी आएगी तो पूरे पे वोट करेंगे, चाहे जो भी हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है कंगारू। देखो क्लियर है, कंगारू क्लोजर क्या कहानी है। यहाँ भैया यहाँ से कंगारू शुरू करता है, ठीक है। यहाँ से कंगारू चलकर यहाँ आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको डिस्कस कर लिए। फिर यहाँ आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको डिस्कस कर लिए। फिर यहाँ आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको डिस्कस कर लिए। फिर यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्कस कर लिए। यहाँ फिर इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्कस कर लिए। लेकिन बीच वाले की क्या कहानी है, ये जो सब बच गया, तो ये सब ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ये सबको पास्ट मानकर हम जो मेन क्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहा गया भैया, कंगारू क्लोजर, क्योंकि कंगारू, ये कहानी कंगारू की, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल है, कंगारू यहाँ आया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको डिस्कस कर लिए। यहाँ आया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये डिस्कस कर लिए, ठीक है, ठीक है, ये डिस्कस कर लिए। यहाँ आया, ये डिस्कस कर लिए। यहाँ आया, ये डिस्कस कर लिए। लेकिन बीच वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम पास्ट मान लेते हैं कि भैया ये पास हो गया, ठीक है, ये पास हो गया। सिर्फ मेन क्लॉज को क्या हो गया, हम लोग कर लिए, डिस्कस कर लिए और पुट ऑन वोट। फिर आगे चलते हैं। गिलोटिन, ठीक है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। गिलोटिन आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या कहानी है। गिलोटिन क्लोजर का क्या कहानी है कि जैसे आपको टाइम दिया गया 1 घंटा किसी भी बिल को डिस्कस करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ये आता है कि ये बिल जो था, इतना बड़ा बिल था, हम लोग सर यहीं तक डिस्कशन कर पाएँ, यहीं तक डिस्कशन हो पाया, और बाकी ये अनडिस्कस रह गया। लेकिन टाइम 1 आवर जो है वो ख़त्म हो गई। अब क्या करेंगे, अब तो टाइम हमारे पास है नहीं और इतना डिस्कस करने के लिए बाकी है, तो इसको क्या करेंगे, इसी को गिलोटिन कर देंगे। अब गिलोटिन करने का क्या मतलब हुआ कि अनडिस्कस क्लॉज को, मतलब कि अब वोट पे रखेंगे तो सिर्फ इसको वोटिंग के लिए नहीं रखेंगे, इसको भी वोटिंग के लिए रख लेंगे। तुमको गिलोटिन कर लिए, बिना डिस्कशन के वोट कर दिए, ठीक है, वोट से तुमको गिलोटिन कर दिया अनडिस्कस क्लॉज को, ठीक है। मतलब इट टेक 1 आवर, यानी कि ये वाला पार्ट था डिस्कस वाला, यही 1 घंटा ले लिया, 1 घंटा टाइम ही था हमारे पास, ये अनडिस्कस क्लॉज बच गया। मतलब ड्यू टू लैक ऑफ टाइम होल बिल इज पुट ऑन वोट, इसी को क्या कहा गया, गिलोटिन कहा गया। जो अनडिस्कस वाला ये पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या किया, गिलोटिन कर दिया। यानी कि डिस्कस्ड प्लस अनडिस्कस्ड दोनों पे वोट होगा, ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, लैक ऑफ टाइम है। आगे चलते हैं। सिंपल था गिलोटिन। उसके बाद प्रिविलेज मोशन देखते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या है, व्हेन एनी मिनिस्टर ब्रीच पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है,
देन ब्रिंग प्रिविलेज मोशन, तब क्या लाया जाएगा, प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। सर आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, इसलिए आपके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाएंगे। उसके बाद है कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्या है, ब्रिंग फॉर द अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस कुछ हुआ है ऐसा, तो उसके लिए कॉलिंग अटेंशन लाएंगे। भैया कॉलिंग अटेंशन मोशन सुनिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉलिंग अटेंशन मोशन। उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन की क्या कहानी है, एडजर्नमेंट मोशन की कहानी यह है कि एक ही मैटर होगा उसमें, ओनली वन मैटर एंड स्पेसिफिक मैटर होगा, ठीक है, रिसेंट एक्रेंस का, कुछ रिसेंट जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, इतना सारा कंडीशन लगा हुआ किसके लिए, एडजर्नमेंट मोशन के लिए, तभी जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा। इस तरीके से कहानी को जो है कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने मोशन की कहानी को। आगे देखते हैं क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अभी और मोशन बचा हुआ है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा ओनली, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 75 टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा ओनली, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, स्विम एंड सिंक टुगेदर, एट लीस्ट सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर रिक्वायर्ड, इसको पास करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का जो है सपोर्ट चाहिए। इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, आपका भैया फ्लोर टेस्ट जब हुआ, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब अगर पास हो जाता है तो आपकी मेजॉरिटी, इसका मतलब नहीं है आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप रिज़ाइन कर दीजिए, लेकिन इसको पास करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तभी जो ये प्रोसीड किया जाएगा। क्यों, आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है भैया कि स्विम एंड सिंक टुगेदर, अब पूरे के पूरे मिनिस्ट्री को जो है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अगर ये पास हो जाता है तो। आगे चलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स, क्या है ये मोशन ऑफ थैंक्स, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट सेशन जो होगा, जितना भी जनरल इलेक्शन का फर्स्ट सेशन, जैसे 5 साल बाद चुना गया तो फर्स्ट सेशन हुआ, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर एक फिस्कल ईयर का फर्स्ट सेशन जो होगा, फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको भी कौन एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो इसको क्या कहा गया भैया, मोशन ऑफ थैंक्स, पहले मोशन ऑफ थैंक्स पास करेंगे, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बिल के बारे में, इम्पोर्टेंट है, बिल पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे सारी चीज़ों को। बिल जो है 2 तरह का होता है, एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक बिल बाई मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है और प्राइवेट बिल अदर मिनिस्टर, ठीक है, अदर देन मिनिस्टर। पब्लिक बिल जो है इट रिक्वायर 7 डेज नोटिस, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक बिल के लिए, और 10 डेज नोटिस देना पड़ेगा आपको प्राइवेट बिल के लिए। अगर अदर दिन मेंबर कोई बिल पास करना चाहता है, लाना चाहता है पार्लियामेंट में, तो 10 दिन जो है वो पहले नोटिस देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑर्डिनरी बिल के बारे में। क्या है ऑर्डिनरी बिल की कहानी, ऑर्डिनरी बिल का जो 5 स्टेजेस होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा। कहानी फिर देखेंगे प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तब। उसके बाद देखते हैं, पहला देखते हैं क्या है, टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड देन पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस किया जाता है, कंप्लीट डिस्कशन नहीं होता है। सिर्फ क्या किया जाता है, टाइटल डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए कि यह है भाई ये बिल का टाइटल, यह है ऑब्जेक्टिव इसका, और पब्लिश कर देते हैं किस में, गैजेट्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद सेकंड रीडिंग की कॉन्सेप्ट आती है। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, डिटेल्ड एनालिसिस एंड गिव इट फाइनल शेप। सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा, वो सेकंड रीडिंग में होगा। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हुआ, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड हो गया। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग होगी तो डिटेल एनालिसिस करेंगे, सारा जितना डिस्कशन करना है सेकंड रीडिंग में डिस्कशन हो जाएगा बिल का। उसके बाद देखते हैं थर्ड रीडिंग में क्या कहानी है, बिल इज़ पुट ऑन वोट इफ़ इट पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी।
तब सेकंड हाउस में भेजा जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब भैया टाइटल भी हो गया, कहानी ऑब्जेक्टिव भी लिख लिए, पब्लिश भी हो गया, सारा डिस्कशन भी हो गया, तो वोट ही तो करना रह गया। बाकी वोट कर दिए और ऑर्डिनरी बिल है, प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर पास हो गया तो फिर सेकंड हाउस में जाएगा बिल, ठीक है। फोर्थ रीडिंग में क्या हुआ कि बिल पास टू द अदर हाउस एंड इट पास थ्रू दिस सेम प्रोसेस। अगर उसके बाद जो है बिल जो है सेकंड हाउस में भेजा जाएगा, यानी कि अदर हाउस में सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। सेकंड हाउस में भेजने के बाद अगर वहाँ से भी बिल पास हो गया, ठीक है, तब क्या क्या सिचुएशन निकलता है। पहले बात तो पहला सिचुएशन तो यह है कि बिल अगर पास कर दिया जाए सेकंड हाउस में, तो बिल अगर पास हो गया सेकंड हाउस में तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा भैया एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट एसेंट दे दिया तो एक्ट बन जाएगा। देखेंगे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइस है। अभी तो हम देख रहे हैं सेकंड हाउस के पास क्या क्या चॉइस है। सेकंड हाउस के पास क्या चॉइस है, पहला चॉइस तो ये हो कि बिल अगर पास कर देता है तो भैया अच्छी बात है, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और क्या है सेकंड चॉइस सेकंड हाउस के पास, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे। और जब रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे तो वहाँ भी फिर दो सिचुएशन होता है, या तो जो फर्स्ट हाउस है उसको एक्सेप्ट कर ले या एक्सेप्ट ना करे। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो डेडलॉक क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बोले यस सर डेडलॉक तो क्रिएट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया गया रिकमेंडेशन को। और भी क्या सिचुएशन है, तीसरा सिचुएशन है कि अगर बिल को रिजेक्ट कर दे तो फिर डेडलॉक क्रिएट हो गया। चौथा सिचुएशन क्या है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया सेकंड हाउस की तरफ से और बिल पेंडिंग रहा 6 महीने तक, तब भी तो इसको डेडलॉक में ही मानेंगे। तो जब भी डेडलॉक क्रिएट होगा, चाहे वो रिकन्सिडरेशन नहीं एक्सेप्ट करे तो, रिजेक्ट करे बिल के तो, या कोई एक्शन नहीं ले 6 महीने तक, तो ये डेडलॉक क्रिएट हो गया। और जब भी डेडलॉक क्रिएट होगा तो ज्वाइंट सिटिंग होगा। ऑर्डिनरी बिल के लिए ही ज्वाइंट सिटिंग होता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग किया जाएगा, जिनको प्रिसाइड कौन करते हैं भैया, स्पीकर। आगे चलते हैं, कहानी सिंपल है, आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब जब बिल पास हो जाता है तो जब एसेंट के लिए भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइस है वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है या तो एसेंट दे दे तो बिल एक्ट बन जाएगा, एम आई राइट और नॉट, सही बात है। विद होल्ड कर लेगा तो बिल एंड कर जाएगा। अब विद होल्ड दो सिचुएशन में करता है जनरली प्रेसिडेंट, अगर प्राइवेट मेंबर बिल हो तो, और या कैबिनेट ही रिज़ाइन कर दे तो, देख चुके हैं हम लोग। या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे बिल को, और बिल को जब रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाएगा तो इफ़ बिल पास्ड अगेन, अगर फिर से बिल पास्ड हो गया हाउस में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, तो प्रेसिडेंट को जो है एसेंट देना पड़ेगा। फिर से बिल अगर पास हो गया तो सही है। आगे चलते हैं, मनी बिल पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल की इतनी ही कहानी थी। ज्वाइंट सिटिंग का जो है हम लोगों ने देख लिया है। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110, पहला सवाल तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है मनी बिल में। सेपरेट जो है वो मेनली जो है पावर है वो लोकसभा के अंदर ही है, ठीक है। ये मनी बिल के रिगार्डिंग मेन पावर किनके पास है, लोकसभा के पास है। राज्यसभा को उतना पास पावर नहीं है। कोई भी सिचुएशन में मनी बिल पास हो जाएगा, चाहे वो रिकन्सिडरेशन 14 दिन के अंदर में भेजे ना भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 110 इज रिलेटेड विद द मनी बिल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। नो ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, देख चुके हैं हम लोग पहले भी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। स्पीकर डिसाइड ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ये भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। और इट इज़ नॉट टू सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है इसको डिसाइड कौन करेगा भैया, तो स्पीकर डिसाइड करेगा, और जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। लोकसभा में तो बिल पास हो गया, ठीक है। अब भेजा गया राज्यसभा में, यहीं से शुरू होता है कहानी। जब बिल राज्यसभा में भेजा गया तो बिल पास्ड हो गया तो भैया तो ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया गया तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया गया तो मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर में बिल को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है।
लोकसभा इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन के लिए 14 दिन के अंदर में तो आप भेज दिए सर, लेकिन अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। दोनों में से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रिजेक्ट कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल पास होना तय है। अब आपका कोई रोल नहीं है, ख़त्म कहानी। यानी कि रिजेक्ट कर रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। बिल डीम टू बी पास माना जाएगा बिल को, ठीक है। और इफ 14 डेज के अंदर में इट कंसिडर्ड टू बी पास, इफ राज्यसभा डू नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। ये भी तो सिचुएशन है कि अगर 14 दिन में रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया लोकसभा के पास तो ठीक है, अब भैया एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे बिल तो पास होना है, बिल पास डीम टू बी पास माना जाएगा। लेकिन ये भी सिचुएशन है कि 14 डेज में रिटर्न ना करे तो नहीं कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी बिल पास हो जाएगा, मतलब इट कंसिडर टू बी पास्ड। अब 14 दिन के अंदर में अगर रिटर्न नहीं करते हैं बिल को तो भी पास माना जाएगा। फाइनली प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट जनरली एसेंट दे देता है इसमें, क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन उसी के से लेकर तो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल बिल पढ़ते हैं। फाइनेंशियल बिल में हम लोग देख चुके हैं मनी बिल आर्टिकल नंबर 110, फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल नंबर 117 सब क्लॉज 1 और फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल नंबर 117 सब क्लॉज 3, ठीक है। आर्टिकल ध्यान में रखना है, एक एक करके बिल को देखते हैं। फाइनेंशियल बिल 117 पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल नंबर 117 सब क्लॉज 1, सिमिलर टू मनी बिल इन टू कंडीशन। 2 कंडीशन में सिमिलर है मनी बिल के। कैसे? इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। पहली बात तो ये हो गई कि भैया 2 सिचुएशन में मनी बिल के जैसा है ये। कैसे? पहला कि प्रायर रिकमेंडेशन लेते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं। ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी यहाँ पे आप मेंशन कर लो, शायद यहाँ पे गलती से छूट गया है कि ये मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में सिर्फ, ठीक है। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं मनी बिल को। उसी तरीके से फाइनेंशियल बिल 1 को भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, एक तो कहानी ये हो गई। दूसरा इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये दोनों सिचुएशन मनी बिल में भी सेम है और फाइनेंशियल बिल 1 में भी सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ है सर? डिफरेंस विद द मनी बिल क्या सिचुएशन है? इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल बिल 1 का जो जहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट करता है मनी बिल से, वो क्या कि जो है राज्यसभा जो है अमेंड के लिए और रिजेक्ट कर सकता है बिल को, ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 को। डिसएग्रीमेंट जब हुआ तब ज्वाइंट सीटिंग हो जाएगा, लेकिन मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। देयर इज नो ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, इन द मनी बिल। बट इन द फाइनेंशियल बिल 1 व्हेन डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया है बिल राज्यसभा के द्वारा, तो ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मतलब कि समझ में आना चाहिए बात को, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। फाइनेंशियल बिल 2 पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 117 सब क्लॉज 3, मैटर ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड एनी मैटर रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 110। मतलब ये कहता है सर कि देखिए आर्टिकल नंबर 110 में जो बातें की हुई है, ठीक है, उसका कोई मैटर हम नहीं रखेंगे, ठीक है। ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल, देखो ये तो कम्प्लीटली ऑर्डिनरी बिल के जैसा ट्रीट करता है, मतलब इसमें भी ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट है। ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज इट कैन ओनली पास्ड विद रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही, देखो ऑर्डिनरी बिल है लेकिन इसका यही तो स्पेशल फीचर हो गया कि भैया ऑर्डिनरी बिल को भी प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ रहा है किसको? प्रेसिडेंट को पास करने के लिए। फाइनेंशियल बिल 2 का बस यही पे बस एक कोर जो कंसेप्ट है यही याद रखना है कि ऑर्डिनरी बिल होने के बावजूद भी जो है वो प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी नहीं है। एक देखते हैं एक बार में ज्वाइंट सीटिंग का क्या कहानी है सर। एक है ऑर्डिनरी बिल, एक है फाइनेंशियल बिल, ये दोनों में क्या होगा? ज्वाइंट सीटिंग होगा, ठीक है। बट नोट फॉर
2 केस में, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ठीक है अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्सेप्ट को जब हम लोग देखे थे उस चैप्टर को, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है और मनी बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ज्वाइंट सिटिंग कहाँ होगा? ऑर्डिनरी बिल में और फाइनेंशियल बिल 1+2 दोनों में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है पीटी में। ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, डिप्टी स्पीकर एब्सेंट रहने पे डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एब्सेंट रहने पे। ये क्यों लिखा गया है? सर इस तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, देखो कैसे बड़ी बात है। ज्वाइंट सिटिंग किया गया, ठीक है, प्रिसाइड कौन किया? स्पीकर। एम आई राइट? अगर एब्सेंट रहा स्पीकर तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर भी अगर एब्सेंट रहा तो कौन करेगा? ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। ये ध्यान देना कि डिप्टी चेयरमैन लिखा हुआ, चेयरमैन नहीं लिखा हुआ है। यानी कि चेयरमैन का रोल नहीं है ज्वाइंट सिटिंग में कोई, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता इधर ऑफ द पार्लियामेंट का। इसलिए आपको याद रखना, कभी ऐसा सिचुएशन आए कि अगर भैया स्पीकर प्रिसाइड कर रहा एब्सेंट रहा तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट रहा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट नोट चेयरमैन। नोट करके लिख लो यहाँ पे, चेयरमैन डज नॉट प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग बिकॉज ही या शी इज़ नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का चेयरमैन जो है वो मेंबर नहीं होता, इसी वजह से ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करता है। या तो प्रिसाइड करेगा स्पीकर, स्पीकर अगर एब्सेंट रहा तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट रहा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, क्या कहानी है नोट करके हम लोगों ने लिख लिया। चेयरमैन डज नॉट प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग बिकॉज ही या शी इज़ नॉट मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग किया गया है। ठीक है, एक तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म 2002 में। ये 3 बिल जो लाया गया था इसमें ज्वाइंट सिटिंग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट का क्या कहानी? बजट में कुछ है नहीं, बस आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल नंबर 112 है रिलेटेड बजट से, और बजट वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया है? मेंशन किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट के जगह इस्तेमाल क्या किया गया भैया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 112 इज रिलेटेड विद द बजट। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, याद रखना। एक होता है मेड एक्सपेंडिचर, जो वोटेबल होता है, दूसरा है चार्ज एक्सपेंडिचर जो वोटेबल नहीं होता है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए क्योंकि यहाँ से सवाल आता है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। सही है, मेड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि उसको वोट करके उसको डिसएडवांटेज की तरफ लेके जा सकते हैं, मतलब उसका जो सैलरी अलावेंसेस है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है ये वोटेबल नहीं होता है, मतलब कि इनके अंदर जो भी आता है उनके जो सैलरी है या अलावेंसेस है उनको कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन आता है भैया? प्रेसिडेंट, इनके जो अलावेंसेस है, इनका जो सैलरी हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, पेयर बना दिया गया है ताकि आपको आसानी से याद हो। प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, याद कर लेना इसको, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब चेयरमैन की जगह वाइस प्रेसिडेंट भी लिख सकते थे, लेकिन ये चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ज़्यादा आसान है याद करना। स्पीकर डिप्टी स्पीकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस, कैग प्लस यूपीएससी का चेयरमैन। ठीक है, ये सब का क्या है भैया? किनके अंडर में है? इन लोग चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर में है। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि इन लोग का जो सैलरी है, अलावेंसेस है, वो कम नहीं हो सकता है। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, ये वोटेबल नहीं है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा,
ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा देखते हैं। दो केस में जो स्पेशल पावर मिला हुआ राज्यसभा का, पहला तो क्या है भाई, इट ऑथोराइजेस, पार्लियामेंट को ऑथोराइज करेगा किस लिए, मेक लॉ रिगार्डिंग स्टेट लिस्ट, आर्टिकल नंबर 249। स्टेट लिस्ट जो है, 3 लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है तो राज्यसभा ये अथॉरिटी दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को ऑथोराइज करेगा सर आर्टिकल नंबर 249 के तहत कि आप स्टेट लिस्ट में जो है लॉ बना सकते हैं। मेक लॉ रिगार्डिंग स्टेट लिस्ट, आर्टिकल नंबर 249 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज आप नया बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंदर आर्टिकल नंबर 312 के तहत ये 2 स्पेशल पावर दिया गया है किसको, राज्यसभा को, ठीक है। अब यहीं पे जो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, ठीक है। टोटल 4 पेज में था, 2-2 पेज में हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और ऐसे ही आप माइंड मैप के थ्रू आप प्रिपरेशन करते रहिए। 71 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला 13 सितंबर को, उसमें आपको क्रैक करना है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, पर लाइक ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता और कुछ है नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।